हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, जनाब दिव्य कुमार जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। हम वक्त नहीं जाया करेंगे। आप इनको सुनना चाहते होंगे तो इनको हम अपने चैनल पर अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। नमस्कार सर, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। थैंक अच्छा सर, हमने कम्युनिटी के अंदर एक पोस्ट लगाई थी कि आपसे क्या सवालात किए जाए, क्या पूछा जाए, तो बहुत सारे सवालात आए हैं। तो उनमें से कुछ सवाल हमने मुंतखब किए हैं आपसे, टॉपिक जो है जिसके ऊपर आपसे हम पूछेंगे, आपकी राय जानेंगे। और उसके साथ साथ जरा बता दीजिएगा कि आप जो बाकी के कुछ लोगों ने सवालात किए हैं, जो टॉपिक भेजे हैं, उसके ऊपर हमसे कब बात करेंगे, ये जरा हमारे देखने वालों को बता दीजिएगा। नहीं, देखें, एक तो आप ये कम्युनिटी लगा के बहुत काम गलत करते हैं। ये मैंने आपको रिकॉर्डिंग के अलावा भी बोला है, ठीक है? क्योंकि फिर लोगों का दिल टूट जाता है और हम्म। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप सारे टॉपिक्स कवर कर सकें। लेकिन ये है कि ये मैंने कम्युनिटी की पोस्ट मैंने अभी अभी तक जितने हम रिकॉर्ड इस वक्त कर रहे हैं, इस वक्त मैंने सारे कमेंट्स पढ़ लिए हैं। तो इनके जो टॉपिक्स हैं, इसमें काफ़ी अच्छे-अच्छे डाइवर्स टॉपिक्स हैं, तो हमें जो आज के अलावा जो है हम वो बाकी हम कवर करेंगे सैटरडे वाली वीडियो में। उसको एक लंबी वीडियो करके उसके अंदर कवर करेंगे, क्योंकि 2 या 3 टॉपिक्स तो मुझे पर्सनली खुद बहुत पसंद आए। हम्म। इसमें से एक तो नेक्स्ट स्टार्ट का था, इमरजेंसी इन इंडिया, जेपी मूवमेंट एंड रोल ऑफ बिहार इन इंडियन पॉलिटिक्स। और हम्म। दूसरा एक किसी का था, मैं नाम फिर भूल गया हूँ उनका। उनका भी एक अच्छा सा टॉपिक था, रुके, राजीव जी। कुमार का, एक कास्ट बेस्ड सेंसस उनका था, और दूसरा इंडियन पॉलिटिशियंस के ऊपर था। तो ये हम्म। 2 मुझे अच्छे लगे थे। तो अब एक और चीज़ मैं दर्शकों को बोलना चाहूँगा, मैं हर चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हूँ। ठीक है? तो कुछ टॉपिक्स को तो मैं जानबूझ के भी छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं उसके ऊपर अच्छा नहीं बोल सकता या कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। तो हम्म। कुछ टॉपिक्स ना छेड़ने की वजह ये भी होती है। हम्म। लेकिन हमारे जो दर्शक हैं वो हर टॉपिक के ऊपर आप से सुनना चाहते हैं, आपकी जुबान से वो सारी चीजें वो सुनना चाहते हैं। ये उनकी मोहब्बत है, उनका प्यार है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। अच्छा सर, आज जो है हमने कोई 5 टॉपिक है वो सिलेक्ट किए जिसके ऊपर आपकी राय जानेंगे। पहले हम बता देते हैं कि ये टॉपिक है, ताकि जो हमारे देखने वाले हैं उनकी जो इंटरेस्ट है वो इसके अंदर बनी रहे। एक तो जयशंकर जी इस वक्त रशिया के विजिट के ऊपर है, इसके ऊपर आपकी राय जानेंगे। इसके बाद में दिल्ली में आज जो इसराइल एम्बेसी के बाहर बम अटैक हुआ है, उसकी हकीकत जानेंगे, क्या है वो मामला। एक जो दोस्त है उन्होंने बोला है कि जी आप जियो पॉलिटिक्स के ऊपर डिस्कस करते रहते हैं, आप कभी पीएसएल या आईपीएल को भी डिस्कस करें। ये हम आपसे जानेंगे कि आप इसके बारे में क्यों नहीं बोलते, ये खेलों के बारे में। और एक और दोस्त है, उन्होंने कहा था कि जी आपने जो जीडीपी के बारे में बोला था कि इंडिया की जो जीडीपी है इस वक्त 4.7 ट्रिलियन के करीब हो चुकी है अनऑफिशियल। और आपने कहा था कि 2 साल के अंदर जो है वो भारत तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। तो ये इसमें कितनी हकीकत है इस बात के अंदर, और ये फिगर आप कैसे कलेक्ट करते हैं, ये आपसे हम जानेंगे। और एंड में एक जो यूथीज जो है, हौसी जिनको उर्दू में बोलते हैं, वो अटैक कर रहे हैं वहां पर रेड सी के अंदर, इंडियन शिप के अंदर। वो उनकी तरफ से भी आ रहा है कि जी हम अटैक नहीं कर रहे हैं। वो कोई कहता है कि जी अमेरिका की तरफ से हो रहा है, कोई कहता है ईरान की तरफ से हो रहा है, कोई कह रहा है कि जी यूथीज कर रहे हैं। तो असल में वहां पर हो क्या रहा है ये भी आपसे हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं जयशंकर जी की तरफ। जयशंकर जी इस वक्त रशिया के अंदर है, बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है, कुछ नया वहां पर सलाह मशवरे हो रहे हैं, कोई प्लान हो रहा है, क्या हो रहा है वहां पर। तो देखें, ये एक बड़ा ये ऐसा विजिट है जयशंकर का जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजरें हैं, क्योंकि हम्म। 6 दिन का विजिट है सर। हम्म। और 6 दिन का, और एक हम्म। होता है ना कि देर इज नेवर अ कोइंसिडेंस इन जियो पॉलिटिक्स। जी, मतलब कोई भी चीज बगैर मतलब के नहीं होती। यकीन करें, मैं सुबह से हम इसी सोच में डूबे में, हमें अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे कि जयशंकर तस्वीरें क्यों डाल रहे हैं ट्विटर पे, हम्म। होटल के सामने, क्रेमलिन के सामने। उस पोस्ट कार्ड की क्या सिग्निफिकेंस है, जियो पॉलिटिकली क्या सिग्निफिकेंस है, हम्म। जयशंकर ने जो टोपी पहनी हुई है उसका क्या मतलब है। हम भी ये सुबह से बैठ के यही सोच रहे हैं, क्योंकि हम्म। ये कुछ हिंट्स होती हैं जो आपको पकड़ ले वो पकड़ ले, तो उसको बात समझ में तो उसको बात है ना, और ज्यादा डिटेल में समझ में आ जाती है। अच्छा, तो ये ये बात, इसमें ये भी होता है, किसी को खुश करने के लिए और किसी को जलाने के लिए, ये भी हो सकता है ये सारी पिक्चर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आप एक हम्म। भले रशिया में बैठे, पर उसका शायद आप उसकी सिग्नल सिग्नल शायद चाइना को दे रहे हो।
या शायद आप अमेरिका को दे रहे हो या यूरोप को दे रहे हो, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अच्छा, वो सिग्नलिंग अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती हैं। हम्म, तो ये बहुत कुछ होता है। अब मसला ये ना, जब तक समझ में नहीं आएगी, हमें फिलहाल हम्म, समझ में नहीं आ रहा इसमें से सिग्नल क्या है। तो जब तक सिग्नल ही नहीं पकड़ में आएगा तो उसको समझना तो फिर दूर की बात है ना। तो वो चीज बिल्कुल। है। देखें, कुछ सिग्निफिकेंट चीजें बताऊं तो देखें, आर्टिक के ऊपर बात होगी, हम्म, क्योंकि आर्टिक सर्कल में इंडिया इज द ओनली पार्टनर ऑफ रशिया, और आर्टिक सर्कल में जो नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू है $10 ट्रिलियन है। जो सेकंड खबर अब आ चुकी है, कंफर्मेशन, कि जो तमिलनाडु में न्यूक्लियर पावर प्लांट है, अ, उसको रशिया के साथ मिलके बनाएंगे। रशिया की जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और रिएक्टर्स वगैरह उनके साथ मिलके कंबाइन करके बनाएंगे। ये डायरेक्ट झटका है अमेरिका को। हम्म, याद हो तो मोदी जी जब गए थे तब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की भी बात हुई थी, सिविल न्यूक्लियर जो होता है, हम्म, जिससे इलेक्ट्रिसिटी और पावर प्लांट्स का। तो ये तो सीधा सीधा अमेरिका को जवाब मिल चुका है। इसके अंदर यूथियों का भी लेना देना है। वो इस तरीके से है कि यमन में एक बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस दशकों से रशिया की रही है। यमन में रशिया के पास एयरबेस वगैरह भी थे। अभी का मुझे नहीं हम्म, पता, पर एयरबेस थे इनके पास दशकों हम्म, तक, और शायद अभी भी हो। तो ये जो यूथियों और इंडिया का और रेड सी का जो मामला चल रहा है, इसके अंदर रशिया का भी एक रोल, बड़ा बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले हो सकता है। फिर साथ में देखें, यमन के सामने जिबूती है। जिबूती में भी रशिया का बेस है। सूडान है, सूडान में बेस है। अब ये क्या है ना कि यूथी कर रहे हैं वो अपनी, लेकिन एक जो सोमालिया, सूडान, जिबूती, ये जो है ना लाइन पट्टी जो दूसरी तरफ है, इनका तो खानदानी काम ही यही है ना, पायरेसी। जो इतनी भी जहाज आएंगे वो लूटेंगे, उनका लूटने का काम है बेसिकली। ठीक है। तो सूडान में रशिया का बेस है, जो रशिया को इस साल की स्टार्टिंग में ही मिला था, जनवरी या फरवरी में। ठीक है। तो उसके उसका सिग्निफिकेंस इधर मिडिल ईस्ट में भी बहुत होगा। दूसरा देखें, ऑयल प्रोडक्शन कट्स है। रशिया ने, अभी एक खबर आई थी कि रशिया $12 पर बैरल डिस्काउंट दे रहा है इंडिया को। अभी 3-4 दिन पहले की खबर है। उसके ऊपर बातचीत होगी। फिर अब आपको याद है चंद्रयान जब आया था, तब रशिया जी, की भी स्टेटमेंट्स आई थी, हम कोलैबोरेट करेंगे। फिर ब्रिक्स समिट में आया था कि स्पेस स्टेशन बनाते हैं। और इंडिया का जो गगनयान के जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह हैं वो रशिया से ट्रेन होके आए हैं। तो उसकी भी बातें होंगी। तो बातचीत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। अभी जो एक डेवलपमेंट जो कंफर्म लिख ली है, वो लिख ली है हम्म। न्यूक्लियर की। अभी तो 6 दिन है, अभी तो बहुत तमाशा होना है। अभी तो सिग्नल ही नहीं पकड़ में आ रहा। सिग्नल पहले पकड़े तो फिर कुछ बात करें। सही। मुझे उम्मीद है आप जल्दी सिग्नल पकड़ लेंगे। आप की नजर होती है हर जो वहां पर जयशंकर जी जो भी कर रहे हैं, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि कभी कहीं पर खड़े होकर वो पिक्चर बना रहे हैं, कभी कहीं पर खड़े होकर बना रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जो अभी हाल ही में जो जो बाइडन की तरफ से इंडिया का विजिट कैंसिल किया गया है, ये उसके रिएक्शन भी हो सकता है कि भारत बताना चाहता हो कि जी अगर तुम नहीं तो कोई और सही, अगर तुम हमारे साथ नहीं चलना चाहते तो हमारे पास तो हमारा एक पुराना दोस्त, दरीना दोस्त मौजूद है। तो ये उसी चीज में भी हो सकता है ये। नहीं, इसमें दोस्त से ज्यादा इसकी बात ये है कि तुम ये ना समझो कि हम तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है। हम्म, तुम्हारे से इंडिया नहीं चलता दुनिया में, और तुम्हारे अल्टरनेटिव और भी हैं। और जयशंकर ने तो खुल के अमेरिका में टोनी ब्लिंकन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अमेरिका शुड नॉट थिंक दैट दे आर द ओनली सुपर पावर। इसका हम्म, मतलब क्या है कि अमेरिका के पास वो ताकत नहीं रही है ओनली नहीं, सुपर पावर की। अब जी, दूसरी पावर भी है, उसमें से सबसे बड़ी अमेरिका है, वो एक अलग बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, दूसरा जो आज एक डेवलपमेंट हुई है, जो एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ दिल्ली के अंदर, जो इसराइल की एम्बेसी के बाहर बम अटैक हुआ है। ये कौन लोग हैं इसके पीछे, और क्यों, ये मुहरकत क्या है इसके? सर देखें, अभी तक जो खबरें आ रही हैं, जिस वक्त अभी तक हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बम ब्लास्ट छोटी इंटेंसिटी का था, कोई इतना बड़ा ब्लास्ट नहीं था। जाने किसी की नहीं गई हैं। और मेरे ख्याल से जो जख्मी भी हैं, तो शायद कोई एक या दो बंदा ही जख्मी हुआ है, वो भी इतना क्रिटिकल नहीं है, नॉर्मल इंजरीज हैं। तो इसका मतलब जब इस लेवल का ब्लास्ट हो, वो भी आधी रात को, जब कोई भी ना हो, ठीक है, और कोई नुकसान वगैरह नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कुछ सिग्नल दिया जा रहा है। हम्म, अब इसमें एक जो हिस्ट्री आती है वो ये आती है कि इससे पहले भी इसराइल की एम्बेसी में 2 दफा हमले हुए हैं, बम ब्लास्ट हुए हैं। न्यू दिल्ली की जो इसराइल की एम्बेसी है, दोनों दफा ईरान ने किए थे, उसके पीछे ईरान था। और ईरान के साथ बीच में खटपट भी शुरू हो गई थी इसी धमाकों की वजह से। तो 90% चांसेस है कि इसके पीछे भी ईरान होगा।
90%। पर 10% चांसेस हैं कि इसके पीछे CIA अमेरिका भी हो सकता है, डीप स्टेट भी हो सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, एक हमारे जो चाहने वाले हैं, आपके भी चाहने वाले हैं, वो कहते हैं कि आप जियो पॉलिटिक्स के पीछे पड़े रहते हैं, कभी आईपीएल या पीएसएल को भी डिस्कस कर लिया करें। तो आप क्यों नहीं डिस्कस करते आईपीएल को या पीएसएल को? देखिए, मैं स्पोर्ट्स का इतना ज्यादा कोई शौकीन नहीं हूँ। मतलब मुझे ये पता है कि किसका मैच किससे चल रहा है, कौन जीत रहा, कौन हार रहा है, बस इतना ही पता है। मैं देखता वेखता नहीं हूँ, मुझे प्लेयरों के नाम याद नहीं रहेंगे। ठीक है, तो मुझे इंटरेस्ट नहीं, मुझे बचपन से नहीं है किसी भी स्पोर्ट्स में। ये बात नहीं कि क्रिकेट, मेरे को किसी भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है। बस घर पे एक वो चेस है और सुडोकू, बस उसके अलावा और किसी का मुझे वो नहीं है शौक। बात रही डिस्कशन की, तो बिल्कुल इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, पर मेरा डिस्कशन फिर जो होगा ना, वो होगा इकोनॉमिक और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। बस अगर देखने वालों को पसंद नहीं आएगा। अब ज्यादातर को नहीं पसंद आएगा, क्योंकि ज्यादातर क्रिकेट के शौकीन है। तो ज्यादातर को मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको बोलेंगे तो बिल्कुल हम इसके ऊपर एक प्रॉपर अलग से वीडियो कर लेंगे 20-25 मिनट की, जिसके ऊपर आपको बिजनेस एस्पेक्ट समझा दूंगा मैं दोनों लीग्स के। तो और उसके उनके बाद क्या लिंक्स है? कहाँ से, कहाँ जाकर किससे मिलते हैं, वो सारी चीजें बताएंगे आप? नहीं 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 नहीं, वो चीज अभी नहीं, वो फिर कभी, वो फिर कभी। फिलहाल सिर्फ बिजनेस में ही हम रखेंगे, लेकिन बात वही है ना कि फिर मसला आप ही को होगा। शायद पता चले उस वीडियो के आखिर तक शायद आपका मन ही उड़ जाए, आप बोले यार क्या रखा है आईपीएल में, बोर ही ना हो जाए। जैसे आपने मेरे जो फेवरेट एक्टर थे अमिताभ बच्चन, मेरा दिल उनसे चालू कर दिया है। मैं अब उनको, मुझे अच्छे नहीं लगते वो, पता नहीं क्या बात है। मैं बचपन से उनकी फिल्में बड़े शौक से देखता था, और मैं, मेरे आइडियल थे कि यार कितना पर्सनैलिटी वाला बंदा है, कैसी जबरदस्त एक्टिंग करता है। और आपने ऐसी बातें उनके बारे में बताई है कि अब मुझे दिल ही नहीं सर, करता उनकी मूवी मैंने देखने एक्टिंग के ऊपर कुछ नहीं बोला। एक्टिंग तो जबरदस्त होती है, मैंने जो बाकी चीजें बोली है, आइडियल नहीं रहा वो, बस बेसिकली। का। हाँ ये। अच्छा सर, जीडीपी के ऊपर आते हैं। एक जो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने पूछा है कि आपने बात की थी कि इंडिया की जीडीपी जो अनऑफिशियल है इस वक्त 4.7 बिलियन ट्रिलियन है, और आने वाले 2 साल के अंदर इंडिया जो है वो तीसरी बड़ी एक पावर बन जाएगा इकोनॉमी के अंदर। तो सर ये कैसे पॉसिबल है, इतनी बड़ी छलांग कैसे 2 साल के अंदर लग जाएगी, और आप कैसे ये सारे फिगर कलेक्ट करते हैं? देखिए, पहली चीज, मैंने लास्ट टाइम इस वीडियो में भी कहा था कि ये मेरी अपनी कैलकुलेशन है, अनऑफिशियल, जिसके बाद कोई एक्सेस नहीं है। तो जो पब्लिक में और जो मीडिया में जो लोगों को अवेलेबल डेटा ऑनलाइन वगैरह इधर उधर से, हमने उससे एक अंदाजा लगाया। अंदाजे के बहुत सारे बेसिस हैं। जिस लेवल का एफडीआई हो रहा है 2023 के अंदर, अकेले ही जिस लेवल की नौकरियां पैदा की गई हैं, सिर्फ गवर्नमेंट की हम्म। नौकरियां 10 लाख आई हैं। गवर्नमेंट की सिर्फ 10 लाख है। प्राइवेट में ये नौकरियां सिर्फ 2023 में करीब 1.5 से 2.25 करोड़ की एम्प्लॉयमेंट हुई है। और ये मैं आपको नंबर दे रहा हूं अक्टूबर की एंड तक का, नवंबर दिसंबर का मेरे पास नंबर नहीं है। इसके अलावा देखें, इसी साल था ना स्टार्टिंग में, ये 6 महीने या 5 महीने पहले खबर आई थी कि इंडिया 3.75 ट्रिलियन है जी। कि इकोनॉमी ऑफिशियली हो चुकी है। जी। इंडिया का ग्रोथ रेट क्या है ऑफिशियल? इंडिया खुद बोलता है कि भाई हमारा 7.2 7.3 है। इंटरनेशनल इदारे बोलते हैं 6.8 है। ठीक है, आप दोनों, आप 7.2 और 7.3 पकड़ लें हाईएस्ट। अभी थोड़े दिन पहले क्या आया कि इंडिया 4 ट्रिलियन को क्रॉस कर गया। ग्रोथ रेट तो साल का होता है ना, जी। ये 6-5 महीने के अंदर 4 ट्रिलियन, 250 बिलियन कैसे कवर कर गया? हम्म। तो ये जो स्पीड थी, वो यहां से हमने एक अंदाजा लगाया है। स्टॉक हम्म। मार्केट का जो राइज हुआ हम्म। इस साल में, सर स्टॉक मार्केट ने इंडिया की 2 जंपे मारी हैं। जी। 2 पोजीशन की जंपे मारी, एक साल की स्टार्टिंग में, एक अभी अभी मारी। तो हम्म। ये एक ही साल में जो जिस स्पीड पे काम चल रहा है। ठीक है, और दूसरा जो है वो आपके ये जो डेटा, जैसे जीडीपी की जो हम बात कर रहे थे, एम्प्लॉयमेंट, एफडीआई, लोगों को ये नहीं देखना कि भाई, सिर्फ इतना नहीं देखो कि चाइना से कितनी कंपनियां आ रही हैं। ठीक है, चाइना में अपनी भी कंपनियां हैं जो चाइनीजों की हैं, उनको हम्म। कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। तो उनके कॉन्ट्रैक्ट भी तो सारे इंडिया शिफ्ट हो रहे हैं, हम्म। फैक्ट्री थोड़ी ना लग रही है। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल। हैंगली के पास जो टेरी टावल्स का डिमांड जाता था, हम्म। हैंगली टेक्सटाइल्स जो चाइना की है, जी। तो वो अब सारी डिमांड आपकी वेल्सपन के पास जाती है। हम्म। 30% डिमांड शिफ्ट हुई है हैंगली की वेल्सपन के पास। वेल्सपन तो सही। पहले से चल रही थी ना।
वेल्सपन बंद, कोई नई कंपनी तो है नहीं, वो जी। खुली भी नहीं है नई, हम्म। ठीक है। सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गया 30%। वॉलमार्ट ले लें, वॉलमार्ट वालों ने क्या बोला कि हम अपनी अब जितनी भी कंज्यूमर की जो परचेसिंग होती है, जो हमारे रॉ मटेरियल्स की, स्टॉक की, इन्वेंट्री की, हम उसको अब आहिस्ता आहिस्ता इंडिया शिफ्ट करेंगे। आपको पता है वॉलमार्ट की एक दिन की सेल्स कितनी है? $1.5 बिलियन की सेल है। वाह। 1.5 बिलियन। इसका मतलब कि वो एक दिन के अंदर करीब $1.25 बिलियन का सामान बेचता है। $1.25 बिलियन का। अब $1.25 बिलियन का जब इन्वेंट्री एक दिन की, चाइना से अगर आप समझें कि 20% 30% भी शिफ्ट हो रही है इंडिया, तो उसका जी। कितना बड़ा फर्क आएगा। और ऐसे लाखों एग्जाम्पल है। आप हम्म। गवर्नमेंट लेवल पे देखें, आप पीएसयू के ऑर्डर बुक्स देखें, पीएसयू में जो ऑर्डर बुक्स होती हैं, पीएसयू के पास जो ऑर्डर्स होते हैं, वो कहने को गवर्नमेंट की कंपनी है, पर इकोनॉमी में तो वो भी कंट्रीब्यूट कर रही है ना भाई। हम्म। तो जिस तरीके का जो ये सारा डेटा कंपाइल करो और जब आंखों के सामने रखो ना, तो वो फिर आगे जाके उस नतीजे पे पहुंचते हैं कि यार ये $4.7 ट्रिलियन है। ग्रोथ रेट इतनी कम हो नहीं सकती, 7 वगैरह। 7 है तो 6 महीने में 250 बिलियन कैसे जंप कर गई? ठीक है, वो बात समझ में नहीं आती। तो ये अच्छा, अब इसके अंदर दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये है कि इंडिया ऐसी जगह पे है जहां पर वो ज्यादा नहीं बता सकता, जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। तो उसके पास एक मोटिव भी है कि इसको कम क्यों रखना है, आहिस्ता आहिस्ता क्यों उसको ऑफिशियल आहिस्ता आहिस्ता क्यों करना है। तीसरी चीज, इंटरनेशनल इदारों ने इल्जाम लगाया है ना इंडिया के ऊपर कि अपने नंबर कम बताते हैं, और ये गर्व की बात है। दुनिया में इल्जाम लगते हैं कि अपने नंबर बढ़ा के बताते हैं, इंडिया वाहिद मुल्क है जो कम बताते हैं। ये एक बहुत गर्व की बात है। तो इन सारी बिल्कुल चीजों सही। को अब इन तीनों चीजों को मिला ले तो फिर क्या निकलता है नतीजा? कुछ फिगर तो पैसे पहले भी आई थी कि 7.8 है, कुछ कुछ दिन पहले भी, कुछ हाँ, अरसा पहले भी 7.8 भी आया था कि ये इतनी। वो इंडिया का है। आरबीआई ने बोला है कि हमारी ग्रोथ रेट ये है, पर इंटरनेशनल इदारे कहते हैं 6.8 है। हम्म। तो मैं कहता हूँ इंडिया वाला ही पकड़ लो, उस हिसाब से भी 250 बिलियन समझ में नहीं आ रहा सही। 5 महीने में। अच्छा, एक और जो हमारे एक दोस्त है, उन्होंने जो एक कमेंट्स किया था उसके ऊपर मैं जानना चाहूंगा कि बीजेपी के बारे में आपने लास्ट जो वीडियो है, मैं भी थोड़ा सा चौंका था, लेकिन मैं आपसे पूछ नहीं सका। आपने सीट जो बताई थी कि जो एक तवक्को की जा रही है, आपने वो 250। वो आप। मैंने वो कमेंट मैंने देखा था, वो शायद जी। शायद सुनने में उनसे गलती हुई है या मेरे से शायद बोलने में गलती हुई, मैं क्लियर नहीं बोल पाया। हम्म। बीजेपी 325 प्लस, अच्छा। एनडीए 350 प्लस। हम्म। यानी 350 प्लस जो है वो सीट होगी इस एनडीए की इलेक्शन के तो अंदर। पूरा इनका अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कोalition हम्म। जो है। अच्छा, इसमें अब जो स्टेट के जो इलेक्शन हुए उसका कितना असर आप देखते हैं कि जो अब होने वाले इलेक्शन के ऊपर पड़ेगा? देखें, इंडिया के अंदर अलग चीज है। इंडिया में स्टेट लेवल अलग होता है, हम्म। नेशनल लेवल अलग होता है, हम्म। ठीक है। स्टेट लेवल पे उनके पास अपोजिशन भी होती है, रीजनल पार्टीज भी होती हैं। जब ये डीएमके वगैरह ये ठीक है इंडिया अलायंस में आ गए हैं, पर वो नेशनल लेवल की पार्टियां नहीं है, ठीक है। हम्म। लेकिन डीएमके के साथ अगर आप स्टेट इलेक्शन तमिलनाडु में जाके लड़ेंगे तो आपको नाखून चपवा देगा वो इतनी तगड़ी पार्टी है तमिलनाडु के अंदर। लेकिन नेशनल लेवल पे उसका कोई मुकाबला ही नहीं है, फिर बीजेपी उसको चने चपवा देगा। हम्म। तो नेशनल लेवल का अलग है, नेशनल लेवल के फिर मसले भी अलग होते हैं, स्टेट लेवल के मसले अलग हैं, स्टेट हम्म। लेवल की फिर पॉलिटिक्स भी अलग है। नेशनल लेवल पे जो पॉलिटिक्स होती है वो स्टेट लेवल पे नहीं होगी, नेशनल लेवल के मुद्दे स्टेट लेवल पे नहीं होते। पहली चीज तो ये, आपका 50 से 70% तो ये आपका निकल जाता है, मसला हल हो जाता है। बाकी बता 30%, 30% होता है कि सर आपकी अपोजिशन के बाद लीडर कौन सा है। अब मोदी के सामने अगर राहुल खड़ा होगा तो फिर तो हो गया ना काम, हम्म। फिर कोई देगा? मुझे तो लगता है आगरा वाले भी नहीं देंगे हम्म। राहुल अच्छा, को। उसकी वजह क्या है? मोदी जी के मुकाबले का लीडर कोई क्यों नहीं है पूरे भारत के अंदर? उसकी क्या वजह है? परिवारवाद, हम्म। अपीसमेंट, करप्शन, ये तीन सबसे बड़े रीजन हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज सर के नीचे से कोई उठ के आता नहीं है, आने दिया भी नहीं जाता। दोनों चीजें, कोई आता भी नहीं है और आने दिया भी नहीं जाता, नहीं, अभी दोनों अभी बात। हमने देखा, अभी हमने देखा जैसे मोदी जी ने जो है वो
जो अपने चीफ मिनिस्टर बनाए हैं वो बड़े आम से लोग थे, और उनको उन्होंने बनाया। वो बीजेपी हम्म। पार्टी है ना, बीजेपी हम्म। अलग चीज हो गई ना। यानी बीजेपी के अलावा जितनी भी पार्टी है वो आम बंदा नीचे से उठ के ऊपर नहीं आ सकता। नहीं, बीजेपी में आपको नीचे से उठ के ही आना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। राजनाथ सिंह जो बीजेपी के डिफेंस मिनिस्टर हैं अभी करंटली, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक जी। है। उनके बेटे को 15 या 16 साल हुए बीजेपी में एज अ पार्टी वर्कर। हम्म। उसके बाद उनको एमएलए का टिकट मिला है, एमपी का भी टिकट नहीं मिला है, एमएलए हम्म। का टिकट मिला है। 2019 की बात कर रहा हूं। उस 19 में, हाँ 19 में या 18 में एमएलए का टिकट मिला था। वो अभी तक एमएलए ही है। तो ग्राउंड रूट में आएंगे। ये नहीं कि मेरा बाप डिफेंस मिनिस्टर है तो मैं भी या तो मिनिस्टर ही लगूंगा या डायरेक्ट एमपी या राज्यसभा की सीट मिलेगी। आज आप कोई बता दे कि भाई बीजेपी इन 5 बंदों की पार्टी है या इस खानदान की पार्टी है, ठीक है, या बीजेपी का अगला वारिस ये होगा कि अगर यार ये ऊपर के 3-4 चले जाएंगे तो उसके बाद अगला वारिस ये है, कोई नहीं बता सकता। किसकी पार्टी है, कोई बता सकता है? बीजेपी। नहीं। आज ये अलग चीज है कि आज के टाइम पे चला कौन रहा है। आज के टाइम पे चला रहे हैं मोटा भाई, आज के हम्म। टाइम पे है मोदी, पर उनकी पार्टी नहीं है वो। सही। कोई ये कह सकता है कि भाई कि कल जब चले जाएंगे, ठीक है, तो बीजेपी जय शाह को मिल जाएगी, अमित शाह के बेटे को, या राजनाथ सिंह के बेटे को प्रेसिडेंट बना देंगे बीजेपी का, या पार्लियामेंट्री कमेटी बोर्ड में आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, आपसे मैं पर्सनल जानना चाहूंगा कि बीजेपी के अंदर आपको मोदी जी के अलावा कौन पसंद है, सबसे ज्यादा फेवरेट कौन है आपका? मोटा भाई। अच्छा। हम्म। इंडिया में एक वो कहावत है ना कि या तो इलेक्शन बीजेपी जीतती है या मोटा भाई जीतता है। हम्म। सही। और आपको अपोजिशन में से भी कोई लीडर पसंद है? बहुत लीडर्स हैं। देखिए, एक अच्छा। अपोजिशन तो नहीं है, मतलब बेसिकली वो देश हित में ही वोटिंग वगैरह करते हैं। वो स्टेट लेवल पे अपोजिशन है। ओडिशा हम्म। के जो है नवीन पटनायक, ठीक है, हम्म। वो मुझे बहुत पसंद है। और अगर कांग्रेस वाली साइड से बोले तो कांग्रेस के अंदर कुछ लीडर, कुछ गिनती के एक दो हम्म। मुझे पसंद है, ठीक है। लेकिन बात वही है ना, परिवारवाद है। मुझे पता है ये कभी बनेंगे, जब तक गांधी परिवार नहीं हटेगा ये इनका कुछ नहीं हो सकता। हम्म। जबकि वो डिजर्व बहुत करते हैं उससे ज्यादा। अच्छा। पर बात वही है ना कि इंडिया अलायंस से सारे परिवारवाद हैं। हम्म। आप देख लें जितने भी इंटरव्यू हैं, बीजेपी वालों का से सवाल सिर्फ बीजेपी वाले एक ही सवाल करते हैं जवाब में। वो बोलते हैं ठीक है इंडिया अलायंस बन गया, ये 25-26 पार्टियां जमा हो गई, इन 25-26 पार्टियों के ये 25-26 बंदों में से पीएम कौन बनेगा? हम्म। क्योंकि हर किसी का पीएम बनना है। नीतीश पीएम बनना चाहता है, ममता पीएम बनना चाहती है, स्टेलिन को भी पीएम बनना है, केसीआर को पीएम बनना है, उधर उसको भी हर किसी को पीएम बनना है इधर। अगर जीत भी जाते हैं वो तो पॉसिबल है ही नहीं, अगर जीत भी जाते तो आपस में लड़ाई पड़ जानी है इनकी। बिल्कुल हम्म। सही। ऐसे ही। अच्छा, आपसे एक दो और बातें जाननी थी। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरीके से एक आपने एक एक बात एक, की। एक चीज। जी। जी। मुझे अन्ना मलाई बहुत ज्यादा पसंद है बीजेपी हम्म। के। हम्म। अन्ना मलाई। सही। सही। अच्छा, मुसलमानों की परसेंटेज वहां पर तकरीबन 18% लोग इंडिया के अंदर मुस्लिम है, आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मुसलमानों का कोई लीडर सामने उभर कर सही तरीके से क्यों नहीं आया, उसकी क्या वजह समझते हैं आप? सर 18% टोटल माइनॉरिटी है, 14 या अच्छा। 14.5% मुसलमान है। अच्छा, दूसरा, अब कोई लीडर क्यों नहीं है? उसकी वजह ये है कि मुसलमानों में जो लीडर निकलते हैं वो सिर्फ अपने आप को एसोसिएट करते हैं मुसलमानों के साथ, हम्म। इसलिए कभी नहीं आया। हम्म। सही। क्योंकि सेक्युलर मुल्क है ना, आप लीडर लिख लो, लीडर देश का होता है। अब उस देश के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब आप सबके लीडर हो गए। हम्म। आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने लोग होंगे आप सबके लीडर हो, आपके राज्य में जितने लोग होंगे वो आप उन सबके लीडर हो। हम्म। मुसलमानों का एक यही मसला है, वो जो मुसलमानों का ही लीडर फिर बन के रह जाता है। वो सिर्फ उन्हीं की बात करता है। उन्हीं की बात करेगा, उन्हीं का लीडर है, उन्हीं के एरिया से चुनाव लड़ेगा जहां पर उनकी मेजोरिटी है ताकि इनको वोटिंग मिले। अपनी पार्टियों के नाम भी ऐसे ही होंगे। आप अवेसी की पार्टी का नाम ही देख लें। अब एक में इतना मुश्किल नाम है इसकी पार्टी का, रुक क्या, ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुसलिमीन। मुसलमीन। अब आप खुद
हाँ, तो अब आप ये खुद अब ये कैसे देश का लीडर कैसे बनेगा? हम्म। कोई अन- जनरल सा नाम रखता ना, जनरल नाम, हम्म, तो फिर ये सबका लीडर भी बन सकता था। इसको सर खत्म मेरे को करें। 2-3 सवाल मेरी नज़र में आ गए हैं इंटरव्यू के जी दौरान। जी। जी छोटे-छोटे जी तो जी। मैं इसके ऊपर थोड़े सवाल हैं क्योंकि टॉपिक नहीं है। जी। डेवलपमेंट आफ्टर लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम छत्तीसगढ़। हम्म। अच्छा, आप। मैं थोड़ा सवाल में कन्फ्यूज़ हूँ कि आपने हम्म। डेवलपमेंट छत्तीसगढ़ के अंदर की पूछी है कि इंडिया के अंदर की पूछी है? मैं दोनों का जवाब दे देता हूँ। छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ के अंदर। हम्म। लोकसभा का कोई ताल्लुक नहीं है। हम्म। छत्तीसगढ़ में डेवलपमेंट शुरू हो गई, ठीक है? लोकसभा होते रहेंगे। और हम्म। बात रही कि अगर आप नेशनल लेवल का पूछ रहे हो, तो लोकसभा इलेक्शन के बाद आपको वो स्पीड दिखेगी जिससे दुनिया भी हैरान हो जाएगी। ये जो अनऑफिशियली अभी मैं जितनी बात कर रहा हूँ, जो हम अंदाजे तुक्के लग रहे हैं ना, ये सारी हम्म। हकीकत हो जाएगी। क्योंकि सही। बहुत सारे ऐसी बेड़ियां हैं जो खुल जाएंगी, जो हट जाएंगी, जो खत्म हो जाएंगी। एक है इनका कि भूटान इंडिया रिलेशन नॉट गुड एज भूटान फॉरेन मिनिस्टर वेंट टू चाइना मीटिंग। जाने से कुछ नहीं होता, दुश्मनों को दोस्तों से भी ज्यादा करीब रखना पड़ता है, ये याद रखना। हम्म। और इंडिया ही है तो भूटान है, और ये भूटान को अच्छे तरीके से पता है, तो आप लोग बेफिक्र हो जाए। हम्म। भूटान का फॉरेन मिनिस्टर तो हर देखे, एफ जयशंकर नहीं जाते, वो वेंगी से नहीं मिलते, एनएसए नहीं मिले थे चाइना ही एमएसए के साथ, ठीक है? तो ऐसे जाने से कुछ नहीं होता, बात होती है करने से। हम्म। किया क्या, पॉइंट वो है। सही। नहीं तो चाइना कोशिश कर रहा है भारत के हमसायों को अपनी तरफ रागब करने के लिए कोई प्लानिंग कर रहा है। देखें, प्लानिंग यही है कि आप उनको डेवलपमेंट करो। नेपाल और भूटान का इतना बड़ा इशू है नहीं, सीधी सी बात है, वो डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर। इकोनॉमी, उधर करेंसी इंडियन रुपी चलती है सर। हम्म। उनकी हर चीज कनेक्टेड है, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी। भूटान का फॉरेन मिनिस्ट्री और भूटान का डिफेंस। अच्छा हाँ, मैं ये बताना भूल गया, भूटान की फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस ये दोनों इंडिया कंट्रोल करता है। हम्म। तो अगर भूटान का अपना अपॉइंटेड फॉरेन मिनिस्टर जा रहा है ना, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं इंडिया है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये मेरी चीज ध्यान से निकल गई थी। अब हम्म। बात रही बांग्लादेश म्यांमार, ये अलग अलग है। हम्म। बांग्लादेश में अगर शेख हसीना जनवरी में आ जाती है फिर तो इतना इशू नहीं है, खालिदा से आगे फिर इंडिया के लिए एक और तीसरा मसला शुरू हो जाएगा। म्यांमार के साथ अभी रिश्ते बहुत अच्छे हैं, और रिश्ते और ज्यादा मजीद अच्छे होते जा रहे हैं। हम्म। और श्रीलंका का तो सभी को पता है, तो इस साल तो बात ही बहुत हुई है श्रीलंका की, तो उसके ऊपर क्या बताएं। बाकी हम्म। आपका एक ये रह जाता है, मालदीव। हम्म। मालदीव में वो आया है ना नया, चाइना का। तो बस उसके प्याज अभी बंद किए हैं। प्याज के साथ साथ कुछ दिनों में कुछ और चीजें भी बंद होंगी, तो आ जाएगा लाइन में। वैसे प्याज पे उसका रोना निकल गया बाय द वे। हम्म। बोला इधर रेट महंगे हो गए, हमें प्याज सस्ते करो, फला करो। और कंबोडिया जो है वो चाइना का बहुत स्ट्रांग और करीबी एलाई है। पर हम्म। अभी कंबोडिया के किंग आए थे शायद 1.5 या 2 महीने पहले इंडिया। कंबोडिया की एक्सपोर्ट्स 50% इंक्रीज हुई है इंडिया को। और हम्म। कंबोडिया और इंडिया मिलिट्री लेवल पे कुछ एंगेजमेंट्स कर रहे हैं, कॉपरेशन कर रहे हैं। तो ये एक मद्देनजर रखने वाली बात है, क्योंकि फिलहाल सिर्फ इतनी मोटी मोटी खबर आई है, इसको जब डिटेल हम्म। आएगी तो उसके ऊपर और बात करेंगे। क्योंकि हम्म। ये चीज जो है ना, अच्छा एक है कि इटली में जो पाकिस्तान आउट कैंपेन चला, भाई पाकिस्तान आउट कैंपेन नहीं चल रहा, वो ग्रीस में चला था, टर्की में और यूके में चला था। ये हम्म। बेसिकली है कि इलीगल इमिग्रेंट्स, अब वो अलग बात है कि मेजोरिटी इलीगल इमिग्रेंट्स आपके पाकिस्तान से हैं हम्म। इटली में, हम्म। वो एक अलग चीज है। पर वो इलीगल हम्म। इमिग्रेंट्स, उसके अंदर मोरक्कन, लिबियन, ये सब आते हैं, ठीक है? हम्म। और ये सिर्फ इटली में नहीं चल रहा, ये आपके यूके को छोड़ के फिलहाल हर मुल्क में चल रहा है। हर मुल्क की कौम उठ चुकी है। यूके वाले अभी भी सही। सोए हुए हैं, इनका भी नशा खत्म नहीं हो रहा, वर्ल्ड वॉर 2 वाला, ये उठ ही नहीं रहे, सोए हुए हैं अभी तक। हम्म। हम्म। अच्छा सर, एक टॉपिक रह ही गया हमारे नजर से, वो जो अटैक हो रहे हैं इंडियन शिप के अंदर ऊपर, जो रेड सी के अंदर, वो क्या कहानी है? कोई तस्लीम करने को तैयार ही नहीं कि मेरी तरफ से हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लग रहे हैं। असल में हकीकत क्या है? सर आपके इसके से सवाल से पहले, मैं जवाब से पहले एक अच्छा मैसेज है मेरे मतलब का। जी। ओएनजीसी में इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं, हम्म। ठीक है, स्टॉक मार्केट का। भाई देखो, ओएनजीसी में इन्वेस्ट करो,
और अब मैं पहले बोलूंगा ओएनजीसी की वेबसाइट पे जाओ, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाउनलोड करो और देखो उन्होंने दुनिया में कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किए हैं। ओएनजीसी ने दुनिया में कहाँ कहाँ तेल के और गैस के कुएं खरीदे हैं। ओएनजीसी का एक सब्सिडरी है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, ठीक है। हम्म, पीएसयूज इंडिया के सारे फायदेमंद है। नो कॉन्फिडेंस की जब स्पीच हुई थी, मोदी जी ने कहा था ये मेरी गारंटी है, एक गुजराती की, कि पीएसयूज में आप लोग पैसा इन्वेस्ट लगाएं करें। शेयर मार्केट में तो आपको कमाई होगी, ठीक है। पर एक बात याद रखना, जल्दबाजी नहीं, क्योंकि हम्म, मेरा जो तरीका है, मेरा तरीका वो शॉर्ट सेल वाला नहीं है, खरीदा बेचा वाला। मैं खरीदता हूं फिर रखता हूं, मैं सालों साल भी रखता हूं। तो हम्म। जल्दबाजी नहीं करना, अगर तुम्हें जल्दबाजी है तो मत डालना पैसे। और तुम अगर वेट कर सकते हो 3-4 साल तो फिर डालो पैसे। और आपके अब अच्छा, यूटी पे आते हैं। अरे मैं पहले आपसे ये हाँ, इसके ऊपर के हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि हम एक पूरा प्रोग्राम जो है वो स्टॉक मार्केट के ऊपर बताएं और बनाएं और लोगों को समझाएं कि किस तरीके से ये काम होता है और इसके अंदर कौन सी कंपनीज ऐसी हैं कि जिनके अंदर आपको पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए और उसका तरीकाकार कैसे होना चाहिए, क्या इसमें कैसे आप पैसे कमा सकते हैं। तो इसके ऊपर हम एक मुकम्मल प्रोग्राम आपके साथ करना चाहते हैं। इसके ऊपर सर प्रोग्राम हम ये करेंगे जिसके अंदर हम कंपनियां नहीं बताएंगे, हम ये बताएंगे कि हम्म, भाई वो कंपनियां कैसे ढूंढी जाती हैं जो हम्म, फायदा दें। हम बिल्कुल ये सही। बताएंगे कि भाई इन्वेस्ट हम्म, कैसे किया जाए, क्योंकि मैं ट्रेडिंग मतलब मैं कोई एक्टिव ट्रेडर नहीं हूँ, हम्म, ठीक है। और मैं शॉर्ट सेल नहीं करता, मतलब मैं डेली खरीदता बेचता नहीं हूँ। हम्म, तो मेरा लॉन्ग टर्म वाला, तो मैं अपना तरीका बता सकता हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और हम ये जी, सिखाएंगे कि भाई हम काम कैसे करते हैं, हम कंपनियों के नाम नहीं लेंगे। जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल हाँ, सही। अपने तरीके से बताएंगे, आप लोग हुँ, उससे आप डालें, फिर खुद करें काम, सीखें। और बिल्कुल। एक बात याद रखें, एक तो लोगों का एक और भी है ना, हुँ, हम करना तो चाहते हैं पर हम नुकसान नहीं बर्दाश्त करना चाहते। हुँ। वो कारोबारी क्या जिसमें नुकसान ना हो। अच्छा, आपने बताया था कि जब आपके घर में आग लगी थी 1 हफ्ता जो आप नहीं टच रहे थे 3-4 दिन, तो बड़ा आपको लाखों रुपए का नुकसान हुआ उसके अंदर। हाँ, तो पर आपने सर वो मैंने कवर कर भी मैंने लिया फिर? हाँ कवर कर लिया, तो वो जब 1 हफ्ता मुझे 10 दिन लग गए तो उसको कवर करने में। अच्छा। तो और नुकसान होता रहता है, उसका कोई इतना इशू नहीं है। मेरा जो मूड असल में खराब था कि हुँ, लाइट हुँ, और ये जो हमारे घटिया ट्रांसफार्मर लगे हुए थे, उसकी हुँ, वजह से मुझे नुकसान जो हुआ ना, मुझे उस पे गुस्सा था। मुझे गुस्सा इस चीज पे नहीं था कि नुकसान, क्योंकि नुकसान तो होते रहते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। वो हुँ। बिजनेस ही क्या जिसमें सर नुकसान ना हो। नहीं, नुकसान आपको लाइट की वजह से हुआ ना कि आप कनेक्ट नहीं हो पाए या आप इस पे नहीं, काम नहीं गुस्सा कर मुझे उसी सके। चीज का था। गुस्सा मुझे उस चीज का था कि लाइट की वजह से। हुँ, बिल्कुल सही। गुस्सा चले मेरे को हम ये एंड। नहीं कि नुकसान हुआ। हुँ, जी, सही। तो आपने कवर भी कर लिया ना। आप अगर घबरा जाते या आप फेड अप हो जाते तो नुकसान कवर नहीं हो सकता था फिर दोबारा से। सर बंदा वो जैसे बचपन में होता है ना कि यार बच्चे गिरोगे तो सीखोगे ना, हम्म, गिर के ही चलना होता है। तो हम्म, कारोबार में भी यही है, उसको गिरना ही तो बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं। पॉइंट सही। बस फर्क पता है क्या होता है, बेवकूफों में और अकलमंदों में फर्क इतना होता है। अक्लमंद को पता है कि अगर मैं गिरा तो कितना गिरूंगा, उसने वो अपना गिरना भी उसने कैलकुलेट किया हुआ होता है। हम्म, बेवकूफ कैलकुलेट नहीं करता, तो उसको है ना, तो वो थोड़ा धक्का ज्यादा लगता है कि मैं गिर कैसे गया, सही, इतना कैसे गया। तो कैलकुलेट सही। करके गिरते हो तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा, उसको कैलकुलेटेड रिस्क कहते हैं। तो बेसिकली हम्म, वो नुकसान होने से पहले ही आप नुकसान की वो क्या कहते हैं बैकअप तैयार करके बैठे होते हो, क्या यार अगर फॉर बिल्कुल सही, एग्जाम्पल हो गया तो फिर क्या करेंगे। सही। चले अब रेड सी की तरफ बढ़ते हैं। तो रेड सी में क्या हो रहा है जरा बताइएगा हमें। यूथी अटैक कर रहे हैं, ठीक है। हम्म, बेसिकली अच्छा, ये जो खबरें हैं कि इंडिया की शिपों पे, वो इंडिया की शिपें नहीं थी, वो इंडिया हम्म, बाउंड शिपें थी। तो बेसिकली उनके अंदर जो माल आ रहा था वो इंडिया आ रहा था माल। एक हम्म, केमिकल टैंकर था, एक ऑयल टैंकर था। ऑयल टैंकर गबोन से आ रहा था। ये एक नोटिस करने वाली बात है कि जी। इंडिया दुनिया के 35 से भी ज्यादा देशों से तेल खरीदता है, 35 से भी हम्म, ज्यादा। वाह। गबोन मुल्क इतना सा मुल्क है, मेरे ख्याल से होगी कोई 25-30 लाख की आबादी होगी शायद, या ऐसे भी कम हो हम्म, शायद। वहां से भी तेल आता है। तो इंडिया हर उस जगह से खरीदेगा जहां से सस्ता है। इंडिया को फर्क नहीं हम्म, पड़ता कि शेख दे रहा है, कि पुतिन दे रहा है, कि अमेरिका दे रहा है, हम्म, ठीक है। तो ये एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी। दूसरी चीज के वो इंडिया बाउंड टैंकर्स थे, वो इंडियन टैंकर्स या इंडियन शिप्स नहीं थी। यूथियों ने हम्म, उसके ऊपर हमला किया था, और यूथियों का अभी फिलहाल यही चल रहा है
क्योंकि सर जो शिप्स होती है ना उसके ऊपर भी झंडा लगा होता है, क्योंकि वो जिस मुल्क की होंगी उसके ऊपर झंडा लगा हुआ होगा। तो क्या है ना कि वो जिस शिप पे इंडिया का झंडा लगा हुआ है, और जिस शिप पे जितने भी ये मुल्क हैं, अरबी भी नहीं, मुसलमान मुल्क, उनकी शिपों पे ये हमला नहीं कर रहा है। ये अमेरिकन शिप्स, इजरायली या ग्रीस या आपकी माल्टा, क्योंकि ज्यादातर शिपें इधर आपकी रजिस्टर्ड होती हैं, कुक आइलैंड, पनामा, क्योंकि ज्यादातर शिपें इधर ही रजिस्टर्ड होती हैं, तो इन्हीं के झंडे लगे हुए होते हैं। तो यहाँ इन पे ऊपर अटैक किया जा रहा है, जाहिर सी बात है वो इसराइल का लेना देना है। अब इसके अंदर दो चीज है। पहली चीज, यूथियों का होगा क्या? होना कुछ नहीं है, मरेंगे और क्या होगा। एंड यही है, ठीक है। आप अटैक कर रहे हो अंधाधुंध कार्गो के ऊपर, आप दुनिया की इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर रहे हो। सुएज कैनाल, रेड सी दुनिया का चोक पॉइंट है, आप उसको तबाह कर रहे हो। और क्या तबाह करने में ज्यादा मेहनत लगेगी? नहीं लगेगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि रशिया का बहुत बड़ा आर्मी बेस है जिबूती में। जिबूती एक ऐसा मुल्क है जो आर्मी बेस बेचता है। जिबूती में आपको चाइना का आर्मी बेस मिलेगा, अमेरिका का आर्मी बेस है, रशिया का आर्मी बेस है, फ्रांस का आर्मी बेस है। तो जिबूती अपने मुल्क में बेसिस बेचता है। उस मुल्क में सारे ही बेसिस हैं। जिबूती के बिल्कुल सामने यमन है। कितना टाइम लगेगा? और फिर अमेरिका की फ्लीट तो उधर खड़ी हुई है। तो वो इतना आसानी, और फिर आप पूरी दुनिया को तंग कर रहे हो। आपको एक या दो मुल्क, जी। 3 मुल्क को तंग नहीं कर रहा है। अब बेसिकली देखिए, तुमने गबोन को मारा, कि तुमने वो क्या माल्टा की शिपों को मारा, ठीक है, लेकिन वो माल्टा की शिप में माल तो गबोन का था ना, जो बेच रहा था। खरीदने वाला इंडिया था। तो तुमने एक माल्टा की शिप को मार के तुमने उसको, माल्टा को थोड़ी ना परेशान किया, तुमने गबोन को भी परेशान किया, तुमने इंडिया को भी परेशान किया। दूसरी चीज, इंडिया इस पोजीशन में कहां है? मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, इंडिया का एक्सपीरियंस और इंडिया का एक हिस्ट्री रही है यमन में, बहुत अच्छी अच्छी हिस्ट्री रही है। चाहे जो 2015 में यमन से इंडियंस को निकालना था, वो भी यूथियों के इलाकों से निकाले थे सारे उन लोगों ने। इसके उसके अलावा यूएन के थ्रू जो ट्रूप्स डिप्लॉय होते हैं, उसमें भी इंडिया के ट्रूप्स डिप्लॉय हुए हैं, ठीक है। तो इंडिया की एक अच्छा नाम, अच्छा वहां पर, ठीक है यमन में, इवन यूथियों को भी। दूसरे यूथी ईरान बैठते हैं। ईरान फिलहाल गलती नहीं कर सकता कि वो इंडिया के खिलाफ जाए। ऐसा नहीं कह रहा कि वो जाना नहीं चाहता, मैं कह रहा हूं कि वो जा नहीं सकता, क्योंकि ईरान की इकोनॉमिक चाबी जो है ना, वो फिलहाल इंडिया के पास है। चाबार पोर्ट, तेल, ये वो इंटरनेशनल लेवल पे जो जो भी थोड़ा बहुत हो रहा है, ठीक है, ओपेक ये वगैरह, तो इंडिया के पास चाबी है टाइट। पूरी दुनिया बोलती है कि यार चाइना ने सऊदी और ईरान का समझौता करवा दिया। चाइना ने तो ईरान से करवाया था ना। सऊदी को किसने मनाया था? सऊदी को इंडिया ने मनाया था। तो सही। ये इतना हल्का ना लिया जाए इंडिया को। इंडिया का एक्सपीरियंस, अब जाहिर है अच्छे टाइम का एक और भी मकसद होता है। अच्छे टाइम का मतलब होता है कि आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन हैं उनके खिलाफ। फिर आप यमन की जमीन को भी अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि आपने 2 या 3 ऑपरेशन किए हुए हैं, ठीक है। फिर आपका नाम है उधर लोकल लोगों में, जो लोकल होते हैं, ठीक है, जो अवाम होती है, जो पिसरी है, जो दोनों तरफ से यमन की, उसमें आपका नाम अच्छा है, आपकी रेपुटेशन अच्छी है। और देखे, इंडिया जो भी करेगा वो फिर हटके ही करेगा, क्योंकि इंडिया ने देखा अमेरिका के साथ नहीं कर रहा। वो अमेरिका ने जो अलायंस है, अमेरिका ने शिपें भेजी, इंडिया ने अलग से भेजी है। इंडिया अलग करेगा, और इंडिया की इसके अंदर जीत हुई तो सीधा सीधा अमेरिका की हार है, और अमेरिका से ये बर्दाश्त होती नहीं है बात बिल्कुल। कि तो ऐसे भी चाइना ऐसे नहीं। ऐसे भी हो सकता है ना कि ईरान बोल दे, हुसियों से बोल दे, यूथियों से बोल दे कि आपने जो शिप हैं, जो इंडियन के शिप हैं या इंडिया का माल आ रहा है, उसके ऊपर आपने अटैक नहीं करना। इस तरह की भी कोई बातचीत आगे चल सकती है। बिल्कुल सर, ऐसा भी देखिए, मैंने कहा ना, इंडिया के झंडे वाली शिपों पे वो हमला नहीं कर रहा। हम्म। और अब आपको इतनी दूर से तो इतना ही पता चलेगा ना, झंडा देख के ही। अब आपको कैसे पता चलेगा ये कहाँ जा रही है और उसके अंदर माल कौन सा है? वैसे पता चल सकता है, पर इतने अगर जी। वो, इतना दिमाग कौन लगाएगा? जंग के मैदान में इतना दिमाग नहीं लगता। कुछ नहीं, शिप का इंडिया भी की वो तरफ से अगर अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर कर दी जाए ईरान को कि हमारा शिप आ रहा है, इस ये जहाज तो हमारा नहीं, शिप हमारा नहीं, लेकिन इसके अंदर माल हमारा है, तो ये ऐसे तो हो सकता है ना, मेरे ख्याल में।
सर देखिए, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, ओपनली तो अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। होने को तो ये भी हुआ है कि 1 हफ्ता पहले अजीत डोभाल ईरान में थे। ईरान के एनएसए और अजीत डोभाल की मीटिंग हुई हो पिछले हफ्ते। तो होने को तो सर बहुत कुछ हो सकता है, मैं वही कह रहा हूँ। होने को तो अभी बहुत कुछ होगा, लेकिन जो दिख रहा है एक्सपीरियंस के हिसाब से, और जो एक होती है ना स्ट्रेटेजी जो आप बनाते हो, जो कि अभी तक इतनी क्लियर नहीं है, पर जो अंदाजा लग रहा है कि इंडिया इसमें से जीत जाएगा और अमेरिका जलील होगा दुनिया में। बिल्कुल जी, हमारी भी ख्वाहिश है कि जो अमेरिका का गरूर है पूरी दुनिया के सामने वो टूटे। हम भी इसी ख्वाहिश का इजहार करते हैं। अमेरिका आप देखें ना, अमेरिका का सबसे बड़ा मसला, मैं आखिरी बात कर रहा हूँ बस, अमेरिका जी। का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो बोलता है यार चाइना मेरे इतने करीब आ गया है इकोनॉमिकली, ठीक है, पैसों में, इकोनॉमी में, फना में, और मिलिट्री में, नेवी मुझसे बड़ी बना ली है। उसके अंदर अभी भी हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने खुल के आ सके। इतने बड़े बड़े फैसले चाइना अभी भी इतने खुल के नहीं करता। नहीं कर रहा। शी जिनपिंग चाइना अभी अमेरिका गया था पिछले महीने, क्या कहा उसने बाइडन को कि हमारे खिलाफ शक्तियां नहीं करें, हम अमेरिका को कुछ नहीं करना चाहते, हमें अमेरिका को तबाह नहीं करना, हमें अमेरिका को ओवरटेक नहीं करना। इंडिया अमेरिका की कांग्रेस में खड़ा होकर बोला हमें नंबर 1 बनना। तो उनको अंदर ये चीज भी चुभती है कि यार ये 5वें नंबर का मुल्क ये है, हमें कैसे आंखें दिखा रहा। उन्हें पता ये कर भी सकता है फिर। सर पता है, आपको तो हम्म। हम बैक पे तो बहुत सारी कहानियों में बातें होती है, कभी कभी वीडियो पे वो बातें ना कर सकते हैं और कभी कर भी नहीं पाते, कभी भूल जाते हैं, कभी टॉपिक क्या होता है। नहीं तो दुनिया में जितने दुश्मन इंडिया के रहे ना, मैं तो आज भी हैरान होता हूँ ये 2014 तक भी मुल्क कैसे चल गया, मैं तो अभी भी हैरान हूँ। जी। जी, बहुत शुक्रिया देवेक भाई आपका। आपने बड़े जो तफसील के साथ सारे टॉपिक जो है वो हमें एक्सप्लेन किए। तो अगले जो हमारी वीडियो होगी, जो सैटरडे को वीडियो होगी, एक तो वीडियो हमने कल बनानी है, लेकिन जो सैटरडे को वीडियो हम संडे को बनाएंगे, वो उसमें तमाम जो सवालात बाकी रह गए हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, और एक कोशिश करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर का प्रोग्राम सैटरडे को हम करें। तो अपना ख्याल रखिएगा देवेक भाई, आपकी तबीयत खराब नहीं, तबीयत खराबी के बावजूद आपने हमें इंटरव्यू दिया, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, शुक्रिया।